welcome to Get Academy Plus. So today we are going to start the most important topic in the transformer, that is the working principle of transformer. This topic is important just because of this reason that there are so many mistakes which are committed by a student while taking the negative sign due to the Lenz law. Whether it should be taken or not, it is very important important step. Once you have showed it into the diagram of the transformer or into the Cavell equation, then there is no need to consider one more time the Lenz law. It is not required to show the one more time it into the phasor diagram because you have considered it already. So there are so many topics, there are so many points which must be kept into mind while figuring out the various concept of the working principle of the transformer. So we will directly start the working principle of transformer, and whatever basics are required to cover the working principle means what principle is there on which transformer is based and how does the electromagnetic induction takes place. All these things we have already discussed in the basics of magnetic circuit, and just because of this reason that whatever I had required into the transformer or so as to understand the transformer, all the basics required were covered into the previous module, that is the basics of magnetic circuit. In this module we will directly discuss about the working principle of the transformer, and then we will try to figure out so many concepts from this particular lecture itself. ठीक है, सो अपन स्टार्ट करते हैं वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ द ट्रांसफार्मर. तो देखिए वर्किंग प्रिंसिपल में क्या क्या आने वाला है. जो आपके पास ट्रांसफार्मर है क्या है, दिस इज नथिंग बट ट्रांसफार्मर. तो ये जो ट्रांसफार्मर है ये डायरेक्टली अपन जो देखने के लिए मिलता है ये इस तरीके से मिलता है. इस तरीके से ट्रांसफार्मर देखने के लिए मिलता है. लेकिन एक्चुअली इसका अगर देखा जाए तो स्टार्टिंग डायरेक्टली मैं यहाँ से नहीं करूँगा. पहले मैं आपको एकदम सिंपल बताऊंगा, उसके बाद डायरेक्टली इसके ऊपर आने वाला हूँ. ये तो बस अपन देखने के लिए, मतलब जो बहुत ज़्यादा फेमस डायग्राम आप देखते हैं इस तरीके से देखते हैं. लेकिन सपोज अगर मैं छोटी छोटी बात इससे अगर सपोज कैलकुलेट करने की करूँ तो देखिए सपोज मेरे पास यहाँ पे क्या एक वाइंडिंग है, सपोज यहाँ पे क्या एक वाइंडिंग है सपोज मेरे पास, और इस वाइंडिंग को मैंने क्या किया ना, एक साइनोसॉइडल ऐसे सप्लाई दिया है. क्या देख, साइनोसॉइडल सप्लाई दिया है. सपोज दिस वाइंडिंग इज एक्साइटेड विद द साइनोसॉइडल सप्लाई. ठीक है, द इंडक्टेंस ऑफ दिस वाइंडिंग इज L, द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ दिस वाइंडिंग्स आर N. ठीक है, इंडक्टेंस है उसको बाद में दिखाएंगे अपन. ठीक है, खैर फिलहाल तो अपन जो डिस्कस करने वाले, और दिस सप्लाई इज माई Vm साइन ऑफ ओमेगा टी. दिस सप्लाई इज व्हाट, दिस सप्लाई इज नथिंग बट Vm साइन ओमेगा टी. तो जैसे भी मैं जब इसका स्विच क्लोज करूंगा तो उस वक्त क्या होगा, जैसे भी मैं इसका स्विच क्लोज करूंगा तो जो पूरी की पूरी सप्लाई होगी किसके अक्रॉस में आ जाएगी, इंडक्टर के अक्रॉस में आ जाएगी. किसके अक्रॉस में आ जाएगी, इंडक्टर के अक्रॉस में आ जाएगी. समझ में आ रही बात. अब ये सप्लाई कैसे आपके पास, सप्लाई जो है वो सप्लाई कैसे आपके पास Vm साइन ओमेगा टी है सप्लाई आपके पास. इसका मतलब आपके पास जो सप्लाई है, सप्लाई कैसे आपके पास, सप्लाई इज अल्टरनेटिंग है. सप्लाई कैसे आपके पास एक अल्टरनेटिंग सप्लाई होने वाली है. ठीक है, अगर ये सप्लाई अल्टरनेटिंग है तो इस सप्लाई की वजह से जो करंट आएगा, दैट करंट विल आल्सो बी व्हाट, अल्टरनेटिंग करंट होगा. दैट करंट विल आल्सो बी व्हाट, Im sin omega t. इट विल आल्सो बी व्हाट, Im sin omega t. इट इज आल्सो अल्टरनेटिंग करंट. समझ में आ रही बात. और जब इसमें से मैं सपोज अगर स्विच को क्लोज कर दूं, स्विच को क्लोज करने के बाद जो यहाँ से करंट आ रही है I ऑफ t, दिस इज एक्चुअली अल्टरनेटिंग करंट I ऑफ t इक्वल्स टू Im sin omega t. इस टाइप की करंट आ रही है, और ये करंट जब इसके n नंबर ऑफ टर्न्स जो इस कॉइल के है, इस कॉइल के थ्रू जब पास होगी तो अपन को एक बात पता चलेगा कि दिस नंबर ऑफ टर्न्स मल्टीप्लाई बाय करंट. क्या बोल रहा हूँ, नंबर ऑफ टर्न्स मल्टीप्लाई बाय दैट करंट. इन दोनों की अगर बात की जाएगी तो इसकी वजह से क्या आ जाएगा, एमएमएफ आ जाएगा. क्या आ जाएगा, एमएमएफ आ जाएगा. तो एमएमएफ क्या होगा बेसिकली, एमएमएफ इज नथिंग बट नंबर ऑफ टर्न्स मल्टीप्लाई बाय व्हाट, करंट. मल्टीप्लाई बाय व्हाट, करंट. समझ में आ रही बात. दिस विल बी नथिंग बट व्हाट, दिस विल बी नथिंग बट दिस एमएमएफ. और इस एमएमएफ की वजह से क्या होगा, एमएमएफ अपॉन रिलक्टेंस की वजह से क्या आ जाएगा आपके पास, फ्लक्स आ जाएगा. क्या आ जाएगा, फ्लक्स आ जाएगा. तो यहाँ से मुझे जो मिलने वाला वो क्या मिलेगा मुझे, फ्लक्स. फ्लक्स इज नथिंग बट एमएमएफ अपॉन व्हाट, रिलक्टेंस. एमएमएफ अपॉन व्हाट, रिलक्टेंस. आर से मल्टीप्लाई दिखा सकते हो, एस से दिखा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है, तो एमएमएफ को क्या दिखाते हैं, एन मल्टीप्लाई बाय आई ऑफ टी डिवाइडेड बाय आर, डिवाइडेड बाय व्हाट, आर. तो यहाँ से एक बात पता चल रही है, अगर मैं आई ऑफ टी का वैल्यू पुट करूँ तो ये क्या बन जाएगा, दिस विल बी n into Im sin of omega t, n into what, Im sin of omega t डिवाइडेड बाय r. अगर मैं यहाँ पे ऐसा पुट कर दूँ तो मेरे पास जो फ्लक्स आएगा, फ्लक्स भी मेरे पास कैसा आ रहा है, अल्टरनेटिंग फ्लक्स आ रहा है. फ्लक्स क्या आ रहा है मेरे पास, अल्टरनेटिंग आ रहा है. क्योंकि देखिए फ्लक्स आपका सप्लाई अल्टरनेटिंग था, मतलब सप्लाई वोल्टेज जो था वो अल्टरनेटिंग था, उसकी वजह से जो करंट आने वाला था दैट करंट इज आल्सो अल्टरनेटिंग. उसके बाद जो मेरे पास एमएमएफ आया, एमएमएफ इज नथिंग बट नंबर ऑफ टर्न्स मल्टीप्लाई बाय द करंट.
तो उसके बाद उसका जो रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन था एमएमएफ का वो आया मेरे पास n × आई ऑफ टी। उसके बाद जो मेरे पास जो एमएमएफ था, एमएमएफ है और ऑब्वियसली ये कॉइल है तो उसका कुछ कॉइल है, और आपके पास यहाँ पे जो है वायर है पूरा का पूरा, उसका अगर देखा जाए सर्किट तो सर्किट के अरेंजमेंट से पता चल रहा है कि उसका खुद का कुछ एक रिलक्टेंस होने वाला है, और एमएमएफ अपॉन रिलक्टेंस का रेशो लिया जाए तो वहाँ से आपको क्या मिलने वाला है, फ्लक्स मिलने वाला है। और फ्लक्स भी कैसा पता चल रहा है आपको, अल्टरनेटिंग आ रहा है। फ्लक्स कैसा आ रहा है आपके पास, अल्टरनेटिंग आ रहा है। अगर इस फ्लक्स आपके पास अल्टरनेटिंग है तो अल्टरनेटिंग फ्लक्स की वजह से क्या आ जाएगा, चेंज इन फ्लक्स आ जाएगा। क्या आ जाएगा, चेंज इन फ्लक्स। This change in flux is indicated by what? d phi by dt. This change in flux is indicated by what? d phi by dt. अब मुझे एक बात बोलेगा, whenever the change in flux will link with the what? Number of turns. Whenever the change in flux is going to link, this d phi by dt is going to link. It is going to link what? What? It is going to link with the n number of turns. It is going to link with n number of turns. ठीक है, इट इज गोइंग टू लिंक विद एन नंबर ऑफ टर्न्स। अगर एन नंबर ऑफ टर्न्स के साथ लिंक करेगा तो यहाँ से आपके पास क्या पता चलेगा, यहाँ से आपके पास एक पता चलेगा कि नंबर ऑफ टर्न्स, एन नंबर ऑफ टर्न्स के साथ लिंक करने के बाद आपको पता चलेगा एन टाइम्स ऑफ डी फाई बाय डी टी। क्या पता चलेगा, एन टाइम्स ऑफ डी फाई बाय डी टी क्या आ जाएगा, उसके अक्रॉस में इतना चेंज हो रहा है। मतलब दिस चेंज इज गवर्न, change of d phi by dt is governed because of the change in flux. This change in flux is linking with the n number of turns of that particular coil through which the current is flowing. जिस वाइंडिंग में से या जिस कॉइल में से करंट फ्लो रहा है उस कॉइल के में उसके जो एन टर्न्स है उन एन टर्न्स को चेंज इन फ्लक्स को क्या करना पड़ रहा है, अपोज करना, चेंज इन फ्लक्स को क्या करना पड़ रहा है, सफर करना पड़ रहा है। उससे उसको क्या होना पड़ रहा है, उसको मैं कह सकता हूँ कि इट हैज टू सफर फ्रॉम द चेंज इन फ्लक्स। दिस कॉइल हैज टू सफर फ्रॉम व्हाट, चेंज इन फ्लक्स। और ये एन टाइम्स ऑफ डी फाई बाय dt जब इस कॉइल में आ जाएगा तो उस टाइम पे क्या हो जाएगा, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ने क्या बोला था, व्हेनेवर चेंज इन फ्लक्स विल लिंक विद n number of n turns of the winding at that time an EMF will be induced across that winding। मैं बोल रहा हूँ उसको कि मतलब ये तो मैं फैराडेज ने बोला था कि मैं बता रहा हूँ कि whenever there is a change in flux, और एक चेंजिंग फ्लक्स जब आपके पास n नंबर ऑफ टर्न्स उस कॉइल, जो एक कॉइल की जिसके n नंबर ऑफ टर्न्स, जब चेंज इन फ्लक्स उस n नंबर ऑफ टर्न्स के साथ लिंक करेंगे तो उस टाइम पे क्या प्रोड्यूस होगा, उसके अक्रॉस में EMF प्रोड्यूस होगा। क्या प्रोड्यूस होगा, EMF प्रोड्यूस होगा। एंड दिस इज नथिंग बट व्हाट, दिस इज नथिंग बट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। वेरी सिंपल कंक्लूजन अगर मैं इस पूरे का पूरा जो डिस्कशन फिलहाल अब तक किया उसका अगर बताऊं कि जब भी आपके पास चेंज इन फ्लक्स होगा और चेंज इन फ्लक्स जब आपके पास एक कॉइल को लिंक करेगा तो उस टाइम पे EMF प्रोड्यूस होगा। उस कॉइल के अपन ने क्या होता है, वेरियस नंबर ऑफ टर्न्स उस कॉइल के बना के रखे होते हैं, तो उस कॉइल के n नंबर ऑफ टर्न्स मल्टीप्लाई बाय चेंज इन फ्लक्स, इट इज गोइंग टू गिव अस व्हाट, इट इज गोइंग टू गिव अस एन EMF, इट विल गोइंग टू गिव अस व्हाट, EMF। तो यहाँ पे क्या प्रोड्यूस होगा, EMF प्रोड्यूस होगा। क्या प्रोड्यूस होगा, EMF प्रोड्यूस होगा। तो यहाँ पे प्रोड्यूस होने वाला है, EMF प्रोड्यूस होने वाला है। अब सवाल ये होगा कि ये जो EMF प्रोड्यूस होने वाला है भाई, ये EMF क्या होगा। आपके पास जो आपने जो ओम्स लॉ, सॉरी जो फैराडेज लॉ पढ़ा था, उस फैराडेज लॉ में आपने देखा था कि E इज इक्वल्स टू n टाइम्स ऑफ d phi by dt। E इज गोइंग टू इक्वल्स टू n टाइम्स ऑफ d phi by dt। अब आप में से कुछ लोग सोचेंगे कि सर ये n टाइम्स ऑफ d phi by dt आप तो ये बता रहे हैं, ये तो सब कुछ सही है, तो समझ में भी आ रहा है, लेकिन सर ये जो आप बता रहे हैं ना कि n टाइम्स ऑफ d phi by dt, इसमें ना यहाँ पे एक साइन भी आता है जिसको अपन नेगेटिव साइन से इंडिकेट करते हो, ऐसे क्यों आता है, ऐसे क्यों आता है, ये आपके पास दिमाग में सवाल होगा। तो डेफिनेटली उसके बारे में मैं डिस्कस कर लेता हूँ। देखिए मुझे एक बात बोलेगा, एक कॉइल कैसे, दिस कॉइल इज नथिंग बट इट इज ए नेचुरल, एक नेचर से अपन ने जो लाया हुआ एक सिंपल मटेरियल है, कॉपर कॉइल है बेसिकली। क्या है, कॉपर कॉइल है। इस कॉइल का अरेंजमेंट है, उसके सिमेट्री देखी जाए तो एकदम नॉर्मल सिमेट्री होती है उसकी, कैसे जैसा उसका ओरिजिनल जैसा उसका शेप है वैसा शेप में उसको अगर रखा है, और उसमें से अगर एक अल्टरनेटिंग चेंजिंग क्वांटिटी को अगर आप उस कॉइल में से पास करा रहे हैं तो वो क्या करेगा, उस क्वांटिटी के इंटरनल स्ट्रक्चर को क्या करेगा, डिस्टर्ब करने की कोशिश करेगा, उसकी सिमेट्री को डिस्टर्ब करने की कोशिश करेगा। और नेचर की कोई भी चीज नहीं चाहती कि उसको कोई डिस्टर्ब करे, उसको कोई अपोज करे। तो ये कॉइल खुद क्या करेगी, ये कॉइल खुद उसको अपोज करने की कोशिश करेगी। किसको, जो चेंज इन फ्लक्स उसमें आ रहा है उसको अपोज करने की कोशिश करेगी। कौन अपोज करने की कोशिश करेगी, कॉइल करेगी। किसको, जो फ्लक्स उसको चेंज करने की कोशिश कर रहा है, चेंज इन फ्लक्स उस कॉइल के थ्रू पास हो रहा है ना, तो या उस कॉइल के साथ लिंक कर रहा है चेंज इन फ्लक्स वगैरह, वैसे अगर देखा जाए तो ठीक है। क्योंकि फ्लक्स एक है आपके पास, एक तो इमेजिनरी कंसेप्ट है वैसे अगर देखा जाए तो, और वैसे उसमें पास होना हो तो बहुत डिफिकल्ट है। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है एक्चुअली, ये जो लिंक्स है उसके जो वेव्स है, तो उस टाइप से अगर देखा जाए तो ये वाला जो फ्लक्स है, फ्लक्स क्या कर रहा है, उससे लिंक कर रहा है। क्या कर रहा है, फ्लक्स जो है ना उसके साथ लिंक कर रहा है। अब ये जो फ्लक्स है, फ्लक्स को अब मैं दिखा रहा हूँ, तो ये करंट है, करंट की वजह से क्या आया था, एमएमएफ की वजह से फ्लक्स आ रहा है। और ये फ्लक्स कैसा आपके पास चेंजिंग फ्लक्स है। तो ये जो चेंजिंग फ्लक्स है इसके पास देखिए यहाँ से जो फ्लक्स जा रहा है कैसे कंटिन्यूसली चेंज होते जा रहा है, कैसे हो रहा है, फ्लक्स कंटिन्यूसली चेंज होते जा रहा है। ये फ्लक्स जैसे इसके साथ लिंक कर रहा है वैसे सिमिलरली इस साइड से भी लिंक करेगा,
बिल्कुल समझ में आ रहा है। तो ये देखिए फ्लक्स क्या कर रहा है, उसके साथ कंटिन्यूसली ऐसा वैरी होते जा रहा है, और इस वेरिएशन उसके कैसे होने वाले, साइनोसॉइडल होने वाले, ऑब्वियस है क्योंकि आपके पास सप्लाई जो साइनोसॉइडल है। अब सवाल ये होगा कि ये जो साइनोसॉइडल फ्लक्स है जो उस कॉइल के थ्रू पास हो रहा है, मतलब जो कॉइल के साथ लिंक कर रहा है, और वो भी कैसा है, एक वैरिंग नेचर का आपके पास फ्लक्स है, उस वैरिंग नेचर के फ्लक्स की वजह से वो जो कॉइल है उसकी जो सिमेट्री वो डिस्टर्ब हो रही है, और अपन नहीं चाहते कि उसकी सिमेट्री डिस्टर्ब हो। क्यों? क्योंकि वो एक नेचर से लाया हुआ मटेरियल है, नेचर तो कभी भी चाहेगा तो उसको जिस तरीके से उसका शेप है एज इट इज रहे, सिमेट्री मेंटेन रहे, बस ये नेचर चाहता है। तो वो कॉइल क्या करेगी, उसको अपोज करने की कोशिश करेगी, किसको, जो उसको डिस्टर्ब कर रहा है। इस कॉइल को डिस्टर्ब कौन कर रहा है, डिफाइबिलिटी कर रहा है। ये कॉइल को डिस्टर्ब कौन कर रहा है, अभी देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो कॉइल है, ये देखिए, क्योंकि ये लिंक कौन करता है, डिफाइबिलिटी लिंक कर रहा है, किसके साथ, एन टर्न्स के साथ लिंक करता है, ठीक है। तो ये जो एन टर्न्स है, मतलब एन टर्न्स इज नथिंग बट व्हाट, दिस इज नथिंग बट द कॉइल। कौन है, कॉइल है। अब ये कॉइल क्या करेगी, इस कॉइल में जो भी कुछ एन डिफाइबिलिटी आ रहा था, मतलब जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा था, तो इस ईएमएफ इंडक्शन के पहले इस एन टर्न्स को लिंक कौन कर रहा था, डिफाइबिलिटी कर रहा था। अब ये डिफाइबिलिटी क्या कर रहा है, उसको अपोज करने की कोशिश कर रहा है, उसके सिमेट्री को डिस्टर्ब कर रहा है। तो ये एन कॉइल क्या करेंगी, इसको अपोज करने की कोशिश करेंगे। किसको अपोज करने की कोशिश करेंगे, एन डिफाइबिलिटी को। लेकिन एन डिफाइबिलिटी को कॉइल कैसे अपोज कर सकती है, कॉइल के पास क्या ताकत है कि उसको अपोज कर सकती है। अब देखते हैं कि ये एन डिफाइबिलिटी किसकी वजह से आ रहा है, वो तो देख लेते हैं। तो देखिए एन डिफाइबिलिटी किसकी वजह से आ रहा है, एन डिफाइबिलिटी आ रहा है फ्लक्स की वजह से। किसकी वजह से, फ्लक्स की वजह से। ये फ्लक्स किसकी वजह से आ रहा है, आई एम साइन ओमेगा टी की वजह से, एन टाइम्स ऑफ आई एम साइन ओमेगा टी की वजह से आ रहा है फ्लक्स, ठीक है। एन टाइम्स ऑफ आई साइन ओमेगा टी किसकी वजह से आ रहा है, एमएमएफ की वजह से आ रहा है, ठीक है ना। एमएमएफ की वजह से आ रहा है, क्योंकि एमएमएफ इज व्हाट, इट इज नथिंग बट एन इनटू आई ऑफ टी। एमएमएफ में देखा जाए तो नंबर ऑफ टर्न्स है तो कांस्टेंट ही है, वो तो मतलब एज इट इज है, और मटेरियल में तो रहना ही रहना है उसको, ठीक है। तो एमएमएफ किसकी वजह से आ रहा है, एमएमएफ आ रहा था जब इस सर्किट में करंट नहीं था, तब भी तो नंबर ऑफ टर्न्स थे। देखिए जब मैं उसको ओपन कर दिया तो इसमें देखिए, मुझे एक बात बोलो, नंबर ऑफ टर्न्स तो तब भी था जब इसमें करंट नहीं था। इसमें एमएमएफ कब आया, एमएमएफ तो उसमें तब आया जब उसमें करंट आया, और करंट आने के बाद ही एमएमएफ आया, करंट आने के बाद ही एमएमएफ आया, एमएमएफ के बाद ही फ्लक्स आया, फ्लक्स के बाद ही डिफाइबिलिटी आया, डिफाइबिलिटी के बाद ही कौन आया, ईएमएफ इंड्यूस्ड है। कौन आया, ईएमएफ इंड्यूस आया। तो यहाँ से एक बात पता चल रही है कि यार इस सारी की सारी जो चीजें, उसका जो कॉज आ रहा है ना, कॉज कौन आ रहा है, करंट आ रहा है। कौन आ रहा है, करंट आ रहा है। कौन आ रहा है, करंट। क्योंकि जब भी, जैसे भी मैंने स्विच को क्लोज किया, तो स्विच को क्लोज होने के बाद ये सारी की सारी बातें होने वाली है, ठीक है ना। जैसे मैंने बोला कि जब मैं स्विच को क्लोज कर दूँ करंट आएगा, आए के बाद ये सारी की सारी मैंने डिस्कशन शुरू किया। ये आई किसकी वजह से आ रहा है, करंट किसकी वजह से आ रहा है, ये करंट जो आ रहा है ना, आई एम साइन ओमेगा टी, ये आ रहा है किसकी वजह से, सप्लाई की वजह से। कौन, किसकी वजह से आ रहा है, सप्लाई की वजह से। तो मैं क्या बताऊंगा, मैं बताऊंगा कि ये जो कॉइल है ना, कॉइल अपोज करने की कोशिश कर रही है। किसको अपोज करने की कोशिश कर रही है, जो उसको चेंज करने की कोशिश कर रहा था, उसकी सिमेट्री को डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहा था। जैसे कि मैंने बताया कि डिफाइबिलिटी उसकी सिमेट्री को डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन अभी ये कॉइल के पास ऐसा कोई चाह रहा है, इस कॉइल के पास ऐसा कोई ऑप्शन है, सो दैट इट कैन अपोज द डिफाइबिलिटी। और डिफाइबिलिटी किसकी वजह से आ रहा है, पूरा का पूरा मैंने उसका जर्नी बताया कि वो आ रहा है आपके पास सप्लाई वोल्टेज की वजह से। जो अल्टरनेटिंग सप्लाई आपके पास, वो किसकी वजह से, अल्टरनेटिंग सप्लाई की वजह से आ रहा है। किसकी वजह से, सप्लाई कैसा था आपके पास, अल्टरनेटिंग था, उसकी वजह से अल्टरनेटिंग सारी क्वांटिटीज आ रही थी। तो अल्टीमेटली अगर मैं सप्लाई को कम कर दूं ना, तो सप्लाई को कम करने की वजह से क्या हो जाएगा मेरे पास, देखिए सप्लाई को कम करने की वजह से क्या हो जाएगा, आई एम कम हो जाएगा। क्या कम हो जाएगा, आई एम कम हो जाएगा। आई एम कम हो जाएगा की वजह से एमएमएफ कम हो जाएगा, एमएमएफ कम करने की वजह से एफ कम हो जाएगा, एफ करने की वजह से ये टोटल जो फाइव होगा, एफ कहाँ है, एफ नहीं फाइव ना, फाइव कम हो जाएगा। फाइव कम होने की वजह से डिफाइबिलिटी कम हो जाएगा, ठीक है। डिफाइबिलिटी कम होने की वजह से जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा वो कम हो जाएगा। लेकिन इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा, वो होगा, ऐसा होगा, लेकिन उससे बेटर ना कि मैं डायरेक्टली क्या कर दूं, उसमें सभी में अगर देखा जाए तो सप्लाई को कम तो नहीं कर सकते आप, क्योंकि सप्लाई तो डायरेक्टली अगर मैंने उसको कनेक्ट कर दिया तो उसको मैं कम तो नहीं करूंगा, ठीक है ना। सप्लाई तो कम नहीं हो सकता है, सप्लाई को कम नहीं हो सकता, तो और क्या कम कर सकता हूं मैं, सप्लाई को सपोज अगर मैं एज इट इज रखूं तो, क्योंकि देखिए एक सप्लाई अगर आपने कनेक्ट कर दिया, जो आपने उसके, जो आपके पास सपोज 230 वोल्ट है, तो आप उसको अकेले कैसे कम कराओगे, तो उसमें ट्रांसफार्मर लगा दीजिए, उसको स्टेप डाउन कर दे। लेकिन वो तो आप इतना आसान नहीं है। ऐसा कुछ इसमें ऑप्शन है क्या, सो डैट अपन उसको कम करा सकते हैं, सो डैट अपन क्या उसके कम करा सकते हैं। इसको समझने के लिए एक सिंपल एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। देखिए आपके पास एक सिंपल, अगर ये 10 वोल्ट का सोर्स है, क्या है, 10 वोल्ट का सोर्स है, और यहाँ पे क्या आपके पास, यहाँ पे आपके पास सपोज एक सपोज 5 ओम का रेजिस्टेंस है। कितना, 5 ओम का रेजिस्टेंस। तो इसमें करंट कितनी आ रही है, इसमें करंट आ रही है आपके पास 2 एम्पेयर। कितनी आ रही है, 2 एम्पेयर। कैसे, ओम्स लॉ लगा देते हैं, 10 डिवाइडेड बाय 5, इट इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू I इज इक्वल्स टू V बाय R। तो इसमें कितने करंट आ रही है, 2 एम्पेयर करंट आ रही है। तो इसमें जो करंट है ना आपके पास, एक करंट आ रही है आपके पास I इज इक्वल्स टू 2 एम्पेयर। क्या, I इज इक्वल्स टू 2 एम्पेयर। अगर सपोज इस 10 को मैं 5 कर देता तो इसमें कितनी करंट आती है, 1 एम्पेयर। लेकिन ये सोर्स है, ये सोर्स कैसा है, सोर्स कांस्टेंट है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते, सोर्स को क्या आप चेंज नहीं कर सकते हो। तो उसमें ऐसे कुछ ऑप्शन अवेलेबल है क्या, सो डैट मैं इस करंट को कम कर दूं। क्योंकि देखिए इसमें अगर करंट भी कम हो जाएगी ना, देखिए अगर ये करंट कम हो जाएगी,
तो करंट कम होने की वजह से क्या कम हो जाएगा, एमएमएफ कम हो जाएगा, एमएमएफ कम होने की वजह से क्या कम हो जाएगा, फ्लक्स कम हो जाएगा, फ्लक्स कम होने की वजह से डिफाइबिलिटी कम हो जाएगा, डिफाइबिलिटी कम होने की वजह से जो उसको अपोजिशन मिल रहा था कॉइल को, जो आपके पास जो सिमेट्री डिस्टर्ब हो रही थी उसको अपोजिशन कम हो जाएगा। लेकिन करंट को कम कैसे किया जा सकता है, क्या बोल रहा हूँ मैं, करंट को कम कैसे किया जा सकता है, तो ये वाइंडिंग ऐसा खुद ट्राई करेगी कि करंट को कम करना है मुझे, क्योंकि सप्लाई तो करंट सप्लाई को तो वो कॉइल कम तो नहीं कर सकते कॉइल, तो कैसे क्या किया जा सकता है सो दैट उसमें करंट कम हो जाए। देखिए क्या हो सकता है इसमें, सपोज अगर मैं ये जो मेरे पास वोल्टेज है, इस वोल्टेज के अपोजिट अगर सपोज मैं यहाँ पे 5 वोल्ट कनेक्ट कर दूँ, क्या बोल रहा हूँ मैं, 5 वोल्ट कनेक्ट कर दूँ, क्या कर दूँ, 5 वोल्ट कनेक्ट कर दूँ, और ये स्विच कैसे आपके पास सपोज क्लोज है, स्विच कैसे मेरे पास क्लोज है, तो यहाँ पे अभी स्विच क्लोज है, तो उस टाइम पे अभी देखिए अगर आप केवीएल अप्लाई करोगे तो उसमें जो करंट आएगा, करंट आई विल बी 10 - 5 डिवाइडेड बाय 5, so this is 5 divided by 5, it is going to be equals to 1 ampere, and this is what current है। ये करंट कैसा होगा, इसके पहले जो 2 एम्पियर था उसका क्या बन गया, 1 एम्पियर होगा, उसके क्या बन गया, 1 एम्पियर होगा। सर अगर सपोज ये 5 वोल्ट आ गया तो यहाँ पे जब मैं उसके इसमें जब मैं सप्लाई कनेक्ट करूंगा तो उस टाइम पे जो करंट आएगा, करंट कम हो जाएगा। सपोज अगर मैं यहाँ पे केवीएल अप्लाई करता तो केवीएल अप्लाई करने के बाद देखिए कैसे दिखता है, ये बनता आपके पास 10 - 2i - 5 = 0, अगर ऐसा बनता तो ये जो देखा जाए 10 वोल्ट, ये क्या था आपके पास सप्लाई, इसका पोलैरिटी ये जो पॉजिटिव है और ये 5 कैसा है उसके कंपैरिजन में देखा जाए तो नेगेटिव, इसका मतलब है 10 - 5 = 2i। इसमें देखा जाए तो सर अगर अपन को करंट को कम करना है तो इसका वैल्यू जितना ज़्यादा बढ़ेगा, क्योंकि देखिए इसके अभी 5 था तो 1 एम्पियर आ रहा था, सपोज अगर 8 बन गया तो कितना आएगा, 10 - 8 डिवाइडेड बाय 2 = ये बन जाएगा कितना, 10 - 8 ये कितना बन जाएगा, ये 5 है ना, सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी, ये 5 है, तो ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 5, 2 डिवाइडेड बाय 5 इज नथिंग बट व्हाट 0.4 एम्पियर, कितना 0.4 एम्पियर। इसका मतलब यहाँ पे देखिए 2 था, 2 का 1 करने के लिए यहाँ पे 5 वोल्ट का सोर्स लगा दिया, और 1 से मुझे 0.4 आने के लिए ये 5 की वजह से क्या बन गया, यहाँ पे 8 कर दिया। अगर सपोज मैं यहाँ पे 8 वोल्ट का सोर्स लगा देता तो करंट कम हो जाती, अगर करंट कम हो जाती तो देखिए अपने पास क्या क्या हो रहा है, जैसे भी करंट कम होगी तो एमएमएफ कम हो जाएगा, जैसे भी एमएमएफ कम होगा तो आपके पास फ्लक्स कम हो जाएगा, फ्लक्स कम होने की वजह से डिफाइबिलिटी कम हो जाएगा, डिफाइबिलिटी कम होने की वजह से क्या हो जाएगा, जो उसको जो अपोजिशन मिल रहा था अपोजिशन कम हो जाएगा, जैसे अपोजिशन कम हो गया तो अपन का जो मकसद था वो मकसद क्या हो जाएगा, वहां पे सेटिस्फाई कर जाएगा, वो फुलफिल हो जाएगा। तो उसके लिए क्या है ना, कॉइल को क्या है ना एक ऐसा कोई सोर्स क्रिएट करना पड़ेगा सो दैट वो सोर्स ऐसा काम करे कि वो सोर्स जो उसको डिस्टर्ब करा था उसके सिमेट्री को, उसको क्या करना शुरू करते, अपोज करना शुरू करते। और वो सोर्स कैसा होना चाहिए, वो सोर्स इस तरीके से होना चाहिए कि उसका जो साइन होगा उसका साइन कैसे होना चाहिए, इसको होना चाहिए, इसका अपोजिट होना चाहिए, जो उससे पूरी की पूरी करंट आ रही है, सर्किट में करंट आ रहा है, फ्लक्स आ रहा है, करंट एमएमएफ फ्लक्स डिफाइबिलिटी आ रहा है ना, उसके अपोजिट होने चाहिए। इसका मतलब क्या, जिस सोर्स की वजह से सब कुछ हो रहा है ना, उस सोर्स के अपोजिट सोर्स अगर आप उस वाइंडिंग के अक्रॉस में लगा दोगे तो उससे क्या हो जाएगा, आराम से आप क्या कर दोगे, उसमें जो चेंजेस होंगे, जो उसमें क्या होंगे, वेरिएशंस होंगे, जो उसमें डिस्टर्बेंसेस होने वाले हो रहे थे उसकी सिमेट्री के अगेंस्ट में, वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो उसके लिए एक बात पता चले कि उसके इसमें सिर्फ और सिर्फ एक सोर्स की जरूरत है, और ये वाइंडिंग क्या करेगी, खुद को कुछ भी नहीं कर सकती, वो बोलेगी कि मुझे अभी खुद को कुछ करना पड़ेगा। अब ये वाइंडिंग क्या करेगी, उसके अक्रॉस में एक ऐसा सोर्स क्रिएट करेगी कि उसका पोलैरिटी जो मेन सोर्स था उस मेन सोर्स के अगेंस्ट, मतलब उसके पोलैरिटी के अपोजिट होगी। अगर ये उसके पोलैरिटी के अपोजिट होगी तो तभी उसमें करंट कम हो जाएगा, तभी उसमें एमएमएफ कम हो जाएगा, तभी उसमें फ्लक्स कम होगा, तभी उसमें डिफाइबिलिटी कम होगा, और तभी उसमें क्या होगा, कम होगा, उसमें जो आप उसमें जो भी कुछ उसको अपोजिशंस मिल रहे थे, जो भी कुछ उसको डिस्टर्बेंसेस मिल रहे थे, वो सारे के सारे डिस्टर्बेंसेस क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। डिस्टर्बेंसेस उसकी सिमेट्री को मेंटेन करने के इसमें उसको डिस्टर्ब हो रहा था क्योंकि दूसरा उसको अपोज कर रहा था। अब जैसे भी मैंने उसमें क्या कर दिया, जैसे भी मैंने उसमें या उसके अक्रॉस में एक सोर्स लगा दिया तो सोर्स लगाने के बाद सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो गए। लेकिन सोर्स क्रिएट कौन करेगा, ये सोर्स क्रिएट करेगा खुद वाइंडिंग। कौन क्रिएट करेगा, खुद वाइंडिंग क्रिएट करेगी। और इसको आप क्या बोलते हो, इसको आप बोलते हो फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसको आप क्या बोलते हो, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बोलते हैं, क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग आप देखते हो कि भाई जो उसमें जो ईएमएफ इंडक्शन होता है, ये ईएमएफ इंडक्शन उसको इसीलिए बोला जाता है, क्या बोला जाता है, ईएमएफ इंडक्शन इस तरीके से होता है। कैसे होता है, जो सब कुछ मैंने अभी बताया आपको इस तरीके से होता है। अब ये बताया मैंने क्या, ठीक है ना, कि जो ईएमएफ इंडक्शन होता है या इस तरीके से होता है। अब इसका अगर देखा जाए तो उसका पूरा एनालिसिस अगर देखा जाए तो इसको देखिए मैं कहाँ पे यूज कर सकता हूँ, क्योंकि ईएमएफ तो इंड्यूस होगा यहाँ पे। अब जो सर्किट मैंने वहाँ पे लिखा था, इस पूरा का उस पूरे के पूरे सर्किट का एनालिसिस मैं यहाँ पे करता हूँ, क्योंकि अपन को एक एक बातें यहाँ से पता चल रही है। क्या पता चल रही है, देखिए अब ये स्विच मैं क्लोज कर दिया हो और ये मेरे पास एक वाइंडिंग थी, क्या थी, एक वाइंडिंग थी। अब इस वाइंडिंग का जो ईएमएफ था वो इंड्यूस्ड ईएमएफ जो मैंने बोला यहाँ पे E = N डिवाइडेड dt, जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा मैं उसको दिखाता हूँ। E1 ये होगा आपके पास Vm sin of ओमेगा t।
अभी इंड्यूस ईएमएफ का पोलैरिटी कैसा होगा, इसके पोलैरिटी के अपोजिट होगा, इसके पोलैरिटी के क्या होगा, सपोज अगर ये ऐसा है इसके पोलैरिटी के अपोजिट होगा। अगर आप यहाँ पे केवीएल अप्लाई करोगे तो आप देख सकते हो कि उसका पोलैरिटी किस तरीके से आ रहा है, वी एम साइन ओमेगा टी माइनस ई इज इक्वल्स टू व्हाट 0। इसका मतलब क्या, इसका पॉजिटिव तो इस टाइम पे इसका क्या नेगेटिव है, तो ऑब्वियस क्या ऐसा होना भी चाहिए, ऑब्वियस क्या ऐसा होना भी चाहिए, तभी जाके आपके पास जो इंड्यूस ईएमएफ था और जो अपन जो भी कुछ डिस्कस किया फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये सब कुछ उसमें क्या होगा, उसमें सेटिस्फाई करेगा। अब जो मैं बता रहा हूँ ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ मैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ। अब देखिए आपके पास क्या क्या आ रहा था, सब कुछ अपन डिस्कस कर लिए। अब सपोज अगर मैं यहाँ पे फाई का वैल्यू पुट कर दूं, क्या है फाई का वैल्यू एन आई एम साइन ओमेगा टी अपॉन आर, अगर मैं यहाँ पे पुट कर दूं दिस विल बिकम एन डी बाय डी टी। मैं डायरेक्टली सिर्फ फ्लक्स का वैल्यू क्या फ्लक्स का वैल्यू पुट करता हूँ, फिलहाल तो रिलेक्टेंस को कंसिडर करने की बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है। एन टाइम्स ऑफ आई एम साइन ओमेगा टी में कंसिडर करता हूँ, क्या बोल रहा हूँ मैं, एन टाइम्स ऑफ आई एम साइन ओमेगा टी, दिस विल बी बिकम व्हाट, ठीक है ना, उसको रिलेक्टेंस को तो कंसिडर करें कोई दिक्कत नहीं है। एन टाइम्स ऑफ आई एम क्या होता है, दिस इज नथिंग बट व्हाट, दिस इज नथिंग बट फ्लक्स फाई, ये क्या बन जाएगा आपके पास, दिस इज नथिंग बट व्हाट, दिस इज नथिंग बट फ्लक्स फाई, ये क्या बन जाएगा, दिस विल बिकम फाई एम साइन ऑफ ओमेगा टी, ये क्या बनेगा फाई एम साइन ऑफ ओमेगा टी। तो मैं क्या करता हूँ, इस फाई एम साइन ऑफ ओमेगा टी का जो वैल्यू होगा उसका वैल्यू मैं यहाँ पे पुट करता हूँ, फाई एम साइन ऑफ ओमेगा टी, उसका वैल्यू देखिए मैं यहाँ पे पुट कर दूँ। जैसे भी मैं उसका वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिया तो देखिए आपका जो आगे वाला कैलकुलेशन होगा इसका डेरिवेटिव लेना है और कुछ नहीं, दिस विल बी एन टाइम्स ऑफ डी बाई डी टी, ये देखते हैं फाई एम साइन ओमेगा टी है, ठीक है, तो ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा टी, कॉस ऑफ व्हाट ओमेगा टी, ये क्या बन जाएगा आपके पास, इसको अगर देखा जाए तो थोड़ा अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो ये फाई एम जो होगा आपके पास, दिस विल बिकम फाई एम मल्टीप्लाई बाय ओमेगा को मैं कैसा लिख सकता हूँ, 2 पाई एफ इंटू व्हाट कॉस ऑफ ओमेगा टी, कॉस ऑफ व्हाट ओमेगा टी, इस तरीके से लिख सकता हूँ, और 2 पाई एफ इंटू एन, ठीक है। ये क्या बन गया आपके पास, बेसिकली दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस वन, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ व्हाट ई, तो ई का जो मैक्सिमम वैल्यू होगा इसको मैं दिखा रहा हूँ ई एम साइन ऑफ ओमेगा टी, क्योंकि अपन लिखते हैं ना v इज इक्वल्स टू वी एम साइन ओमेगा टी, तो जो v का जो साइन ऑफ ओमेगा टी होता है उसका जो कोएफिशिएंट होता है वो उसका मैक्सिमम वैल्यू इंडिकेट करता है, ये अपन पढ़े होते हैं बेसिक्स में, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास जो e आ रहा है e इज इक्वल्स टू ई एम साइन ऑफ ओमेगा टी अगर आ रहा है, अगर मुझे सपोज यहाँ से अगर उसका आरएमएस वैल्यू निकालना होता है ये आ जाएगा, क्योंकि ये जो देखा जाए तो बेसिकली दिस इज नथिंग बट व्हाट ई ऑफ टी है, क्या ई ऑफ टी है। अगर मैं ई आरएमएस निकालने की बात करता हूँ तो ई आरएमएस आता है मेरे पास ई एम डिवाइडेड बाय व्हाट रूट 2, तो इसका अगर वैल्यू निकाले तो ई एम का वैल्यू क्या आपके पास, जो ई एम का वैल्यू इट इज एन टाइम्स ऑफ 2 पाई एफ मल्टीप्लाई बाय फाई एम मल्टीप्लाई बाय व्हाट फाई एम डिवाइडेड बाय व्हाट रूट 2 डिवाइडेड बाय रूट 2, और यहाँ पे क्या था आपके पास जो था उसको बाद में लिखेंगे, उसका फिलहाल तो कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। सो दिस इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू 4.44 n फाई एम इंटू व्हाट एफ, ठीक है। दिस इज द ई आर एम एस, दिस इज द व्हाट ई आर एम एस, ठीक है। ये उसका वैल्यू है, ये क्या आ गया उसका वैल्यू आ गया, समझ में आ रही बात, इस तरीके से, ठीक है। अब इससे और थोड़ा सिंपल अगर मैं मतलब इससे और भी आपको अच्छे एनालिसिस करके बताऊं तो देखिए इसमें से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि सर आपने यहाँ पे निगेटिव साइन नहीं दिया कि जो लेंस लॉ कंसिडर करना पड़ता है, क्या कंसिडर करना पड़ता है, लेंस लॉ कंसिडर करना पड़ता है। एक बात कभी भी याद रखना, अगर जब मैं जो मैं बोल रहा हूँ उसके ऊपर बहुत अच्छे से ध्यान देना, एक बात कभी भी याद रखना, जब भी मैं जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है उसका पोलैरिटी अगर यहाँ पे जो डायग्राम है मेरे पास, यहाँ पे जो फिलहाल डायग्राम होगा इसमें अगर मैं उसका पोलैरिटी देखिए जो मैं यहाँ पे दिखा दिया हूँ, एक बार अगर मैं उसका पोलैरिटी दिखा दिया कि प्लस माइनस इस पोलैरिटी का ईएमएफ यहाँ पे इंड्यूस्ड हो रहा है, तो आप कभी भी उसको यहाँ पे नहीं लिखोगे, यहाँ पे कभी भी नहीं लिखोगे, क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पे कभी भी नहीं लिखोगे, क्योंकि उसका जो इफेक्ट था मैंने उसके इफेक्ट को यहाँ पे कंसिडर कर लिया, ऐसा उसका मतलब होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे इसमें गलती कर देते हैं, क्या बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि इसका जब मैं फिगर निकालूंगा, इसके सारी बातें जब मैं डिस्कस करूंगा तब देखना कि उसमें भी बहुत मजा आएगा आपको, क्योंकि इसमें देखना कि बहुत सारे बुक्स में इवन पी एस बिमरा की एक आध जगह पे वहाँ पे भी गलती हो चुकी है कि उन लोगों ने क्या किया है कि उसको एक बार यहाँ पे भी दिखा दिया, यहाँ पे दिखाने के बाद उन्होंने यहाँ पे भी उसको दिखाया, जो कि गलत है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो जब आप लेंस लॉ कंसिडर करना चाहते हो तो एक बार अगर आपने यहाँ पे उसका पोलैरिटी दिखा दिया तो बार बार आप उसको वहाँ पे नेगेटिव लिख के नहीं चल सकते हो। हाँ, अगर आपने यहाँ पे नहीं दिखाया तो चलेगा, अगर यहाँ पे नहीं दिखाया तो भाई आपको यहाँ पे नेगेटिव डेफिनेटली 101% दिखाना पड़ेगा ही पड़ेगा, अदरवाइज आपका जो कुछ एनालिसिस होगा दैट एंटायर एनालिसिस विल बी रॉन्ग, बिकॉज you will have to consider the lens law, you will have to consider the what lens law, तभी तो उसमें सब कुछ जो अपन एक्सपेक्ट कर रहे थे वैसा होगा, अदरवाइज बिल्कुल नहीं होगा। लेकिन मैंने यहाँ पे उसको मैंने यहाँ पे क्या किया, उसको मेंशन कर दिया, या मैंने यहाँ पे उसको ले लिया है, तो यहाँ पे लेने के वजह से मैं यहाँ पे उसको एक बार और फिर से नहीं लिख सकता हूँ, ठीक है। तो समझ में आया, जो भी कुछ उसका डिस्कशन था वो अपन ने अभी इसमें जो डिस्कस किया वो उसका कैसा होता है, ठीक है।
ये साइन ओमेगा टी कैसे आएगा, ठीक है, ई इज इक्वल्स टू एम साइन ओमेगा टी नहीं, एक्चुअली आ जाएगा आपके पास कॉस ऑफ ओमेगा टी, क्या आ जाएगा, कॉस ऑफ ओमेगा टी आ जाएगा, ठीक है। अब ये ई और ई एम साइन ओमेगा टी जो कि फिलहाल मैंने यहाँ पे लिखा था, इसका अगर एनालिसिस देखा जाए, मेरे पास फिलहाल जगह नहीं है, मैं इसको रफ कर लेता हूँ, उसके बाद मैं बताता हूँ। ये देखा जाए तो देखिए इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, ई एम साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस 90 डिग्री लिख सकता हूँ मैं इसको ई को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, कॉस ऑफ ओमेगा टी को ऐसा तो लिखा जा सकता है ना यार, बिल्कुल, ठीक है। तो मैं इसको अगर ऐसा लिखूँ तो ई एम साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस 90 डिग्री अगर ऐसा लिख दूँ तो इसका मतलब क्या, जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा, दैट इंड्यूस्ड ईएमएफ विल लीड, इट विल लीड टू द फ्लक्स फाई एम, इट विल लीड टू व्हाट, फ्लक्स फाई, ये क्या आपके पास फ्लक्स फाई है, ठीक है ना। ये तो एक्चुअली ये तो डेरिवेटिव ले लिया ना उसका, यहाँ पे इसका क्या है ना, डेरिवेटिव ले लिया है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो फ्लक्स था आपके पास, फ्लक्स क्या था, फाई एम साइन ऑफ ओमेगा टी था, यहाँ पे क्या था, फाई एम साइन ऑफ ओमेगा टी का था। और जो इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ इज ई एम साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस 90, मतलब क्या है ना, इससे ये 90 डिग्री क्या कर रहा है, लीड कर रहा है। 90 डिग्री क्या है ना, जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा, दैट इंड्यूस्ड ईएमएफ विल लीड दी, इट विल लीड दी फ्लक्स बाय 90 डिग्री। इतना समझ में आ गया, बिल्कुल सही है, ठीक है, इस तरीके से। अब आप में से कुछ लोगों के दिमाग में बहुत ये भी बहुत ज़्यादा मतलब मिसकंसेप्शन होता है, या उसमें कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा क्रिएट होता है कि सर अगर सपोज आपने यहाँ पे दिखा दिया, सर सपोज इसके पोलैरिटी इस तरीके से और इसकी अगर पोलैरिटी भी अगर यहाँ पे दिखा दी तो लेंस लॉ यहाँ पे कंसिडर करने की जरूरत है क्या, मतलब अगर इसका पोलैरिटी की, इसका तो मतलब ठीक है ना, इसका कंसिडर नहीं भी किया तो भी चलेगा, जो इंड्यूस्ड है उसका पोलैरिटी अगर यहाँ पे कंसिडर कर लिया है, क्या कंसिडर किया, मैं उसको इवन कंसिडर कर लिया है। तो देखिए आप में से बहुत सारे लोगों को एक डाउट आ सकता है, क्या कि सपोज सर अगर मैंने यहाँ पे केवीएल अप्लाई किया, क्या किया, केवीएल अप्लाई किया, तो केवीएल अप्लाई करने के बाद यहाँ पे जो आपके पास केवीएल इक्वेशन आएगा, वो इक्वेशन क्या आएगा, देखिए वो इक्वेशन आने वाला आपके पास वी आई ऑफ टी माइनस ई इज इक्वल्स टू जीरो, माइनस ई इज इक्वल्स टू वॉट, जीरो। तो यहाँ से जो वी आई ऑफ टी का जो वैल्यू आएगा, दिस इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू ई, और ई का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ इज गिवन बाय एन टाइम्स ऑफ डी फाई बाई डी टी, इंड्यूस्ड ईएमएफ इज गिवन बाय व्हाट, एन टाइम्स ऑफ डी फाई बाई डी टी, इस तरीके से लिखते हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट लोगों के दिमाग में एक सवाल होगा कि सर यहाँ पे माइनस एन डी फाई बाई डी टी लिखना चाहिए, प्लस एन डी फाई बाई डी टी लिखना चाहिए, ठीक है। आप अगर थोड़ा अच्छे से देखते हो तो मैं अभी तक आपको जितना भी पढ़ाया मैंने उसमें बोला कि अगर आपने यहाँ पे अगर प्लस माइनस कंसिडर कर लिया तो यहाँ पे कंसिडर करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, यहाँ पे कंसिडर करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। वंस यू हैव कंसिडर हेयर प्लस माइनस साइन, देन इट मीन्स दैट यू हैव कंसिडर द लेंस लॉ. In Lenz law itself, in this particular loop, your Lenz law has been considered. It means you don't need to show here negative sign once again. यहाँ पे आपको नेगेटिव साइन एक बार और फिर दिखाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से आपको एक बात पता चल गई। अब यहाँ से अगर देखा जाए तो देखिए वी आई ऑफ टी और ई इन दोनों का मैग्नीट्यूड कैसा सेम है, एंड दिस इज इक्वल्स टू एन डी फाई बाई डी टी। अब आप में से कुछ लोग सोचेंगे सर कि जितना सप्लाई वोल्टेज होता है डायरेक्टली ई के बराबर कैसे आ रहा है। अगर मैं इस लाइन को अगर सपोज आइडियल लाइन मान लो, मतलब कि जिसका रेजिस्टेंस रिएक्टेंस या उसकी वजह से जो ड्रॉप होने वाला है वो ड्रॉप जीरो ऐसा कंसिडर करूँ, तो जो मेरे पास सप्लाई वोल्टेज है वही क्या आने वाला, इंड्यूस्ड ईएमएफ आने वाला, वो क्या आने वाला, इंड्यूस्ड ईएमएफ आ रहा है। इससे तो एक बात पता चल रही है कि जितना ई का मैग्नीट्यूड होगा उतना वी आई ऑफ टी का होगा। इसका मतलब दोनों कैसे इन फेज है, दोनों कैसे इन फेज है। अगर दोनों इन फेज होंगे तो अगर मैं उसको दोनों अगर इन फेज होंगे तो मैं उसको दिखाने की कोशिश करूँ तो देखिए मैंने जो यहाँ पे जो इंड्यूस ईएमएफ का जो एक्सप्रेशन निकाला तो वो क्या था आपके पास, ई इज इक्वल्स टू ई एम साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस 90 डिग्री, ऐसा आया था, आपको याद आ रहा है, देखिए पिछले बोर्ड में मैंने लिखा है उसको, ठीक है। तो उसमें मैं लिखा था ई इक्वल्स टू ई एम साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस 90 डिग्री, और जो फाई का एक्सप्रेशन आ रहा था आपके पास, फाई का एक्सप्रेशन क्या आ रहा था, इट वॉज फाई इज इक्वल्स टू फाई एम साइन ऑफ ओमेगा टी, साइन ऑफ व्हाट, ओमेगा टी। यहाँ से एक बात पता चल रही है कि जो फाई एम है, फाई एम से जो ई होने वाला इंड्यूस्ड ईएमएफ, ई क्या करने वाला है, लीड करने वाला है। ई क्या करने वाला है, लीड करना है। वो लीड कैसे करने वाला, 90 डिग्री से। कैसे करने वाला, 90 डिग्री से। तो सपोज अगर मैं यहाँ पे उसका फेजर डायग्राम बनाऊँ तो देखिए फेजर डायग्राम किस तरीके से आएगा, इसका फेजर डायग्राम देखिए किस तरीके से आने वाला है, ठीक है। इसका फेजर डायग्राम देख लेते कि किस तरीके से आएगा। तो फ्लक्स है, फ्लक्स को अगर मैं सपोज रेफरेंस पे ले लूँ तो फ्लक्स है जो मेरे पास इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा वो कहाँ पे आएगा, उससे 90 डिग्री लीड करते हुए आएगा। तो 90 डिग्री लीड करना मतलब क्या, एंटी क्लॉकवाइज साइड अगर मैं चला जाऊँ तो कैसा आ जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में देखना पड़ेगा आपको। देखिए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर आप उसको देखोगे तो यहाँ पे क्या करेगा, लीड करेगा, 90 डिग्री आ रहा है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास इंड्यूस्ड ईएमएफ ई, इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या आ जाएगा आपके पास, ई आ जाएगा, ठीक है। सो दिस विल बी इंडिकेटेड बाय ई, ठीक है। तो दिस इज गोइंग टू बी ई। सर अगर ये ई है तो वही वी भी होगा, क्यों, क्योंकि दोनों तो सेम दिखा रहे हैं ना, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। दोनों का मैग्नीट्यूड अगर सेम है तो मैं इसको अगर ई बोल दूँ, ई कॉमा वी अगर मैं उसको बोल दूँ, सपोज अगर मैं उसका सिर्फ मैग्नीट्यूड ले लूँ तो मैं उसको वी बोल देता हूँ, ठीक है। मैं उसको क्या बोल सकता हूँ, वी बोल सकता हूँ मैं उसको,
वी मैं उसको बोल सकता हूँ, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास फ्लक्स, और यहाँ पे क्या आ जाएगा वी, और ये वी कॉमा ई एक्चुअली देखा जाए तो, ठीक है, वी कॉमा ई इस तरीके से दिखा है। समझ में आ रही बात, ठीक है। अब आप में से कुछ लोगों के दिमाग में एक सवाल होगा कि सर कुछ बुक्स जो होते हैं ना उसमें जो ई होता है ना, ई क्या होता है ना, ई निगेटिव में दिखाया होता है, नीचे दिखाया होता है। ई कैसे दिखाया होता है, निगेटिव में दिखाया होता है। अभी ई कैसा है, ई देखिए अगर मैं पॉजिटिव लिखूँ, ई इज इक्वल टू प्लस एन डिफाइड बाय dt लिखूँ तो इसका मतलब क्या है, इसको अगर देखा जाए तो इसका साइन कैसा आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, और 90 डिग्री से कैसे कर रहा है, 90 डिग्री से लीड कर रहा है। अगर सपोज मैं इसको माइनस एन डिफाइड बाय dt लिखता तो नीचे आ जाता। क्या बोल रहा हूँ मैं, माइनस एन डिफाइड बाय dt लिखता तो नीचे आ जाता। अब माइनस कब लिखना हो, क्यों लिखना है, देखिए मैं बताता हूँ सब कुछ। देखिए ये कैसे आने वाला होता है, अगर सपोज मैं यहाँ पे फ्लक्स दिखा दूँ, और यहाँ पे क्या दिखाना पड़ेगा, यहाँ पे आपको दिखाना पड़ेगा, कैसे लिखोगे आप, देखिए अगर मैं यहाँ पे, लेकिन ये नेगेटिव कब दिखाना पड़ेगा, वो सबसे इंपॉर्टेंट बात। सपोज अगर मैं यहाँ पे साइन नहीं दिखाया होता, यहाँ पे साइन नहीं दिखाया होता, तो ये वाला जो एक्सप्रेशन आता मेरे पास यहाँ पे अगर ठीक है, मैं अलग केस कंसिडर करता हूँ डायरेक्टली, ये प्लस माइनस दिखाया तब आप इसका फेजर डायग्राम इस तरीके से बनाने वाले हो, ठीक है। और जब प्लस माइनस साइन कंसिडर नहीं किया होगा तब देखिए कैसे आने वाला उसका। ठीक है, और ये n है। अगर मैं यहाँ पे प्लस माइनस साइन नहीं दिखाया तो जो e का वैल्यू आएगा वी आई ऑफ टी इज इक्वल्स टू ई, एंड दिस इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू माइनस एन डिफाइड बाई डी टी। दिस इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू व्हाट, माइनस एन डिफाइड बाई डी टी। इसका मतलब क्या, जो वी आई ऑफ टी का वैल्यू हो गया आपके पास ई के निगेटिव का वैल्यू के बराबर है। और मैं कह सकता हूँ क्या, इट इज इक्वल्स टू माइनस ई, इट इज इक्वल्स टू माइनस ई के बराबर है। किसका वैल्यू, जो इनपुट वोल्टेज का वैल्यू उसके नेगेटिव के बराबर है। इसका मतलब दिस विल बी व्हाट, दिस विल बी वी आई ऑफ टी। क्या है, वी आई ऑफ टी। और यहीं पे क्या होगा, ई होगा, यहीं पे क्या होगा, ई होगा। लेकिन ई कैसा आपके पास निगेटिव है, ई निगेटिव मतलब कैसा, नीचे आ जाएगा, तो यहाँ पे ऊपर लिखने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं। सो दिस विल बी व्हाट, ई। ये क्या होगा आपके पास, ये ई होगा आपके पास। समझ में आ रही बात, इस तरीके से आपको दिखाना है। और ये क्या है आपके पास, दिस इज गोइंग टू बी सप्लाई वोल्टेज आपके पास। ये क्या है, दिस इज सप्लाई वोल्टेज। समझ में आ रही बात। और ये क्या आपके पास, दिस इज रेफरेंस एक्सिस, क्या आपके पास फ्लक्स होने वाला है, ठीक है। तो बेसिकली आपको ये समझना हो तो, लेकिन देखिए अगर मैंने सबसे इंपॉर्टेंट बात बताऊँ तो उसमें क्या है ना, मैंने यहाँ पे साइन दिखाया है क्या, बिल्कुल नहीं दिखाया। यहाँ पे बिल्कुल भी मैंने कोई साइन दिखाया नहीं है। अगर मैं यहाँ पे प्लस और माइनस दिखा देता तो ये जो ई वाला होता कहाँ पे चला जाता, ऊपर चला जाता। उसको एक बार फिर से दिखाने की जरूरत नहीं होती। और जो बुक्स है कि जिसमें गलत लिखा होगा उस बुक्स में बस यही बात गलत हो चुकी है कि उन लोगों ने अगर यहाँ पे प्लस माइनस कंसिडर किया तो फिर से उन्होंने एक बार उसको निगेटिव में दिखा दिया। अगर एक बार कंसिडर कर लिया तो देन नेक्स्ट टाइम इट इज नॉट एट ऑल रिक्वायर्ड टू शो इट वंस अगेन। तो देखिए अब मैं बात करता हूँ कि ये जो मेरे पास पहली कॉइल थी, इस कॉइल का जो फ्लक्स था वो वाला फ्लक्स इस कॉइल के साथ लिंक कर रहा था। कुछ फ्लक्स था कि जो एयर के थ्रू अपना पाथ कंप्लीट कर रहा था, इधर भी और इधर भी। अब मैं डिस्कस कर रहा हूँ कि सपोज अगर उसी कॉइल के अक्रॉस में कोई एक दूसरा कॉइल ले लूँ तो उसकी वजह से क्या होगा। देखिए सपोज अगर मेरे पास इसके पहले जो मैं निकाला था वही वाला सर्किट मैं निकालता हूँ। सपोज मेरे पास एक कॉइल है, ठीक है, और इस ये जो था ये आपके पास सप्लाई वोल्टेज था, यहाँ पे जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा था वो था ई, ठीक है। यहाँ पे उसका तो, और पोलैरिटी पे मैंने इसके पहले दिखा रखी तो उसके पोलैरिटी पे फिलहाल मैं यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ। अब पोलैरिटी दिखाने की वजह से आपको पता है कि यहाँ पे आपके पास लेंस लॉ कंसिडर हो चुका है। अभी उसमें माइनस एन डिफाइड बाई डी लगाने की जरूरत, माइनस लगाने की जरूरत नहीं, एन डिफाइड बाई डी लगा सकते, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और ये कॉइल जो थी उसका जो फ्लक्स आ रहा था इस तरीके से आ रहा था, इसका जो फ्लक्स था इस तरीके से अपना पाथ कंप्लीट कर रहा था वाया एयर। तो उसमें दिखाई दे रहा था कि मतलब इसका बहुत सारा पार्ट है कि जो अपन को ये अनयूज्ड है, कि जिसको अपन यूज नहीं कर पा रहे हैं अच्छे से, क्योंकि ये फ्लक्स कहाँ पे लिंक कर रहा है, कहीं पे नहीं। तो फिर मतलब ये एयर में जा रहा है ना, तो अपन नहीं चाहते क्योंकि एयर के थ्रू क्यों पाथ कंप्लीट करें उसको। इसको अगर किसी और दूसरे कॉइल के अक्रॉस में लिंक कर दिया होगा तो ये चेंज इन फ्लक्स है, अल्टरनेटिंग फ्लक्स है। अल्टरनेटिंग फ्लक्स अगर किसी दूसरे कॉइल के साथ अगर लिंक करे तो अभी उस कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस कर देगा। जैसे भी वहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस होगा इसका मतलब वहाँ पे वोल्टेज आ गया, वोल्टेज आ गया तो अगर आपको करंट उसके लेना है तो लोड कनेक्ट कर दीजिएगा, पाथ कंप्लीट हो जाएगा, करंट आ जाएगा, ऐसा उसमें सब कुछ आ जाएगा। तो देखिए कैसे हो जाएगा इसमें। सपोज अगर मैं इस कॉइल को एक दूसरी कॉइल में अगर ले लूँ और इस कॉइल को सपोज अगर मैं ब्लैक पेन से दिखा रहा हूँ, इसको अगर सपोज मैं इसके अक्रॉस में ऐसा लेके आऊँ तो क्या होगा, ये कॉइल तो उससे थोड़ा दूर है तो इसकी वजह से, दूर होने की वजह से उसमें ज़्यादा फ्लक्स लिंकेज होगा भी नहीं। सपोज अगर उसमें बहुत ज़्यादा कुछ आएगा भी तो देखिए कितना किस तरीके से आएगा, ये ऐसा कुछ आ जाएगा,
लेकिन इस कॉइल के साथ तो ज़्यादा फ्लक्स तो क्या कर रहा है, लिंक कर रहा है क्या, बिल्कुल नहीं लिंक कर रहा है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द फ्लक्स तो उसका इस तरीके से ऐसा कुछ आने वाला होगा, बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब यार ये वाली जो कॉइल आ रही है मेरे पास, मतलब जो जिसको मैंने इसके पहले थोड़ा दूर रखा है, तो उसमें जो फ्लक्स लिंकेज होगा बहुत ही कम होगा, इसमें क्या होगा, फ्लक्स लिंकेज का बहुत ही कम होगा। अब आपके दिमाग में एक बात आनी चाहिए कि मैं जो फ्लक्स लिंकेज की बात करूंगा वो पूरा का पूरा अल्टरनेटिंग फ्लक्स होगा, क्योंकि अल्टरनेटिंग सप्लाई है, सब कुछ मैं इसके पहले डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है। तो अल्टरनेटिंग फ्लक्स उसके साथ लिंक कर रहा है, इसका मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स जो आपके साथ जो इस कॉइल के साथ लिंक कर रहा है बहुत ही कम है, क्योंकि देखिए ना, जब मैं इस कॉइल के अक्रॉस के जो ईएमएफ इंड्यूस होने की बात करूंगा तो E इज इक्वल्स टू n टाइम्स ऑफ डी फाई बाई डी टी। अभी ये n सिर्फ n नहीं रहेगा, ये दूसरे जो वाइंडिंग है उस वाइंडिंग के नंबर ऑफ टर्न्स है, तो इसको अगर सपोज मैं वाइंडिंग 1 बोल दूं, इसको वाइंडिंग 2 बोल दूं, तो इस वाइंडिंग 1 के करस्पॉन्डिंग जो ईएमएफ इंड्यूस होगा दैट विल बी नथिंग बट E1। सिमिलरली ये वाली जो वाइंडिंग होगी इसके नंबर ऑफ टर्न्स होंगे n2, तो इसके n2 के करस्पॉन्डिंग जो ईएमएफ इंड्यूस होगा दैट विल बी व्हाट E2, दैट विल बी व्हाट E2। अब आपको एक बात पता चल रहा है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स जो कि इसके साथ लिंक हो रहा है, जो कि इस वाइंडिंग के साथ लिंक हो रहा है, फिलहाल तो ये रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स कैसा बहुत ही कम है। अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स बहुत ही कम है तो उसके करस्पॉन्डिंग जो इंड्यूस्ड ईएमएफ भी कैसा होगा, कम होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ भी कैसा होगा, कम होगा। क्यों सर, ऐसा क्यों हो रहा है भाई? इसके लिए हो रहा है क्योंकि देखिए ना, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कैसा बहुत ज्यादा है, जितना ज्यादा डिस्टेंस रखोगे उतना कम क्या होगा, फ्लक्स लिंकेज होगा। अगर इस कॉइल को आप थोड़ा यहाँ पे रख दोगे तो जीरो फ्लक्स लिंक होता है, जीरो फ्लक्स लिंक होता तो मतलब क्या, जीरो ईएमएफ आता, ईएमएफ इंड्यूस्ड नहीं होता। इसका मतलब दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस भी बहुत मैटर करने वाले, दोनों के बीच के डिस्टेंस भी क्या है, बहुत मैटर करने वाले। अब इसको अगर मैं थोड़ा अच्छे से समझाऊं, अब मैं क्या कर रहा हूँ अच्छे से, मतलब कैसे कि देखिए, इस कॉइल को अगर मैं थोड़ा और क्लोज लेके जाऊंगा, इस कॉइल के करस्पॉन्डिंग, इस कॉइल के करस्पॉन्डिंग और मैं थोड़ा उसको और क्लोज लेके जाऊंगा, तो उसके करस्पॉन्डिंग आपको जो ईएमएफ मिलेगा वो किस तरीके से मिलने वाला है। ये आपके पास प्राइमरी कॉइल जो एज इट इज रखी है, ठीक है, और जो दूसरा कॉइल मैं उस कॉइल को थोड़ा उसके पास लेके जाता हूँ, अब यहाँ पे लेके जा रहा हूँ, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, उसको लेके जा रहा हूँ, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे जो फ्लक्स आएगा इसका, देखिए वो वाला जो प्राइमरी होगा, क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह पे सप्लाई देने वाला हूँ, यहाँ पे सप्लाई देने वाला हूँ, ठीक है ना। अब मैं क्या कर रहा हूँ, उसके अगर सप्लाई दे दूँ, सप्लाई देने के बाद अगर मैं इसकी बात करूँ तो देखिए इसमें जो करंट आ रहा है, करंट आई ऑफ टी, ये करंट जब इस कॉइल का करंट जब इसके साथ लिंक करेगा तो देखिए इस तरीके से लिंक कर रहा है, बिल्कुल सही है। देखिए मतलब क्या है ना, करंट की वजह से जो फ्लक्स आएगा, फ्लक्स लिंक कर रहा है, करंट नहीं लिंक करेगा, फ्लक्स इस तरीके से लिंक कर रहा है। इसका मतलब बहुत ज़्यादा पार्ट है इस कॉइल का कि जो फ्लक्स का कि जो इस कॉइल के साथ, सेकेंडरी कॉइल के साथ अभी लिंक कर पा रहा है। इसके लिए कर पा रहा है क्योंकि इसके पहले जो दोनों के बीच में जो डिस्टेंस थी थोड़ा ज़्यादा थी, उसकी वजह से फ्लक्स का उतना ज़्यादा कवरेज नहीं था कि वो मतलब बहुत ज़्यादा दूर की जो कॉइल होगी उसको भी कवर कर पाए और उसके साथ भी फ्लक्स लिंकेज मेंटेन कर पाए। लेकिन यहाँ पे मैंने क्या किया ना, सेकंड कॉइल को मैं थोड़ा उसके पास में लेके आऊँ, सेकंड कॉइल को क्या है ना, मैं उसका थोड़ा पास में लेके आऊँ और मैं उसको इतना पास में लेके गया सो डैट उन दोनों के बीच में जो फ्लक्स लिंकेज थोड़ा कैसा हो जाए, ज़्यादा हो जाएगा। फ्लक्स लिंकेज फिलहाल कैसा हो जाएगा, ज़्यादा होने जाएगा, कैसा हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन ये ज़्यादा होगा ये तो ठीक है, अब होगा क्या, ये जो सेकेंडरी कॉइल है इस कॉइल के साथ क्या कर रहा है, इस कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स तो सेकेंडरी कॉइल के N2 है, इस कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स N2 है और इसके साथ प्राइमरी का फ्लक्स लिंक कर रहा है। प्राइमरी का फ्लक्स लिंक करने की वजह से म्यूचुअल, मतलब यहाँ पे जो होगा जो फ्लक्स लिंक करेगा इस कॉइल के साथ, ये तो क्या हो जाएगा, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, और कुछ नहीं है, N2 टाइम्स ऑफ d∅dt। इसका मतलब क्या, इस कॉइल का फ्लक्स जब इस कॉइल के साथ लिंक कर रहा है तो उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से इस कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, उसकी वजह से क्या होगा, इस कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। ये ईएमएफ क्यों इंड्यूस होगा, ईएमएफ क्यों इंड्यूस होगा, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है और कुछ नहीं है, ठीक है। लेकिन अब होगा क्या, देखिए ये वाली जो कॉइल है, इस कॉइल में अगर ये नॉर्मल सिंपल एक ऐसे एकदम ऐसे एक वायर है उसको रखा है, अब इस कॉइल के साथ जब चेंजिंग फ्लक्स जब लिंक करेगा तो वो क्या करेगा, इस कॉइल की सिमेट्री को डिस्टर्ब करने की कोशिश करेगा। जो सेकंड कॉइल, इस सेकंड कॉइल की क्या करने की, इस सेकंड कॉइल की सिमेट्री को डिस्टर्ब करेगा। ये वाला जो चेंज ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स होगा, ये वाला रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, ठीक है। लेकिन ये कॉइल तो नहीं चाहती, क्योंकि नेचुरल जो चीजें होती है कभी चाहती है कि उसमें कुछ, मतलब पेड़ कभी चाहता है क्या कि उसको कोई काट दे, पेड़ कभी चाहता है क्या, या पेड़ के मतलब कोई भी चीज ले लो यार, जिसको नेचुरल से मतलब अपन कुछ कभी चाहते हैं कि अपन को कोई अपोज करे, बिल्कुल नहीं। अपन को अगर अपोज कोई करता है तो अपन चाहते हैं कि इसको बता के देखते हैं कि भाई वो कर रहा है क्या, सपोर्ट करेगा, तो अपन दूसरों को बता के पहले उसके अपोज को रोकने की कोशिश करते हैं। जब कोई साथ नहीं देता तो अल्टीमेटली अपन को खुद को उसको अपोज करना होता है और कुछ नहीं। सिमिलरली इस वाइंडिंग के भी साथ है, इस वाइंडिंग के भी बारे में देखा जाए तो इस वाइंडिंग को जो फ्लक्स है ना प्राइमरी का, ये क्या कर रहा है, उसको लिंक करके उसके सिमेट्री को डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन ये वाइंडिंग बहुत सारे लोगों को पूछ के देखा उसने कि मुझे भी हेल्प करो, लेकिन कोई हेल्प करने के लिए तैयार नहीं। फिर ये वाइंडिंग चाहती है कि इसका जो फ्लक्स है ना, उसके फ्लक्स को मेरा खुद का फ्लक्स अपोज करना चाहिए। अगर ये ऐसा हो जाएगा तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। इस वाइंडिंग का फ्लक्स अगर आ जाएगा, इस वाइंडिंग का, और इस वाइंडिंग का फ्लक्स का डायरेक्शन ऐसा होना चाहिए सो डैट जो इसको अपोज कर रहा है उसको अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए। मतलब क्या है ना, इक्वल एंड अपोजिट अगर आएंगे तो वाइंडिंग को ज़्यादा
क्या है ना कि उसको ज़्यादा अपोजिशंस नहीं मिलेंगे सिमेट्री मेंटेन होने के लिए, उसको ज़्यादा मदद होगी। लेकिन इस वाइंडिंग में फ्लक्स आएगा तभी ना, ये आएगा कैसे? सिर्फ फ्लक्स आने के लिए ना करंट होना चाहिए। करंट के लिए ना, अगर करंट होगा तो करंट की वजह से तो एमएमएफ आ जाएगा, एमएमएफ की वजह से तो फ्लक्स आ जाएगा। फ्लक्स जैसे ही आ गया तो उसका फ्लक्स क्या करेगा, इसको अपोज कर देगा, इसको क्या कर देगा, अपोज करेगा। लेकिन ये डिपेंड तो तब करेगा ना उस करंट का डायरेक्शन कैसा है और फ्लक्स का डायरेक्शन कैसा है, उसी के ऊपर डिपेंड करने वाला है। इतना समझ में आ रहा है? ये भी तो डिपेंड करता है भाई, क्योंकि देखिए ना दोनों के फ्लक्स का डायरेक्शन सेम हो गए तो क्या होगा, ज़्यादा अपोजिशन हो जाएगा, लेकिन ये तो नहीं होना चाहिए। तो अपन ऐसा कुछ उसमें अरेंजमेंट करके देखेंगे कि सो डैट इसका जो सेकेंडरी कॉइल जो होगी उसका जो फ्लक्स आ जाएगा, उसका फ्लक्स इस डायरेक्शन में आना चाहिए कि वो क्या करे, उसको अपोज करे, वो क्या करे, उसको अपोज करे। अब देखते हैं कि उसको कैसे अपोज करने वाला है, अब देखते हैं कि उसको कैसे अपोज करने वाला है। ये अपोज करने के लिए यार सब कुछ जो मतलब मैं जो कुछ बता रहा हूँ कि इसके अपोजिशन को रोकने के लिए तो इसका खुद का फ्लक्स होना चाहिए, लेकिन उसका खुद का फ्लक्स होने के लिए उसका खुद का करंट होना चाहिए। करंट तो नहीं आएगा ना, क्योंकि आपने सर्किट को तो ओपन करके रखा है। तो भाई इसको जोड़ दो ना, जोड़ोगे कैसे, कहीं लोड वगैरह लगा दो यहाँ पे। सपोज अगर मैं यहाँ पे कुछ लोड वगैरह कनेक्ट कर दूंगा, जैसे भी मैं यहाँ पे लोड कनेक्ट करूंगा तो क्या होगा, जैसे भी लोड कनेक्ट कर दिया तो यहाँ पे तो क्या फ्लो होना शुरू कर देगा, करंट फ्लो होना शुरू कर देगा भाई। यहाँ पे क्या फ्लो होना शुरू कर देगा, करंट फ्लो होना शुरू कर देगा। जैसे भी यहाँ से करंट फ्लो शुरू हो गया तो इसका मतलब क्या, सर्किट अपना पाथ कंप्लीट कर गया। ये सर्किट क्या कंप्लीट कर गया, अपना पाथ कंप्लीट कर देगा। आप देख सकते हो कि यहाँ पे आई ऑफ टी, अभी I2 अप टू होगी, यहाँ पे पाथ कंप्लीट होना शुरू कर देगा। जैसे भी इसका पाथ कंप्लीट होगा तो इस करंट की वजह से क्या आ जाएगा, सेकेंडरी का एमएमएफ आ जाएगा। सेकेंडरी का एमएमएफ आ जाएगा तो वहाँ से क्या आ जाएगा, फ्लक्स आ जाएगा। फ्लक्स आने की वजह से क्या आ जाएगा, डी फाई डी टी आ जाएगा। अब ये डी फाई टू बाई डी ये ऐसा होगा। अब ये क्या करेगा, इसको अपोज करेगा जो उसको ऑलरेडी अपोज कर रहा था उसको, और इसका डायरेक्शन कैसा है, इसका डायरेक्शन में ऐसा मान के चल रहा हूँ कि उसके अपोजिट है। डायरेक्शन अपोजिट है, उसके लिए आपको देखना पड़ेगा कि उसका फ्लक्स कैसा है, मतलब करंट का डायरेक्शन कैसा है। क्योंकि मैं आपको राइट हैंड थंब रूल बताया था कि उसमें नंबर ऑफ टर्न्स ऐसे होने चाहिए सो डैट उसको क्या कर पाए, अपोज कर पाए। ये सब कुछ मैं इसके पहले बेसिक्स में पढ़ा चुका हूँ। तो ये ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ फिलहाल को, आपको ये पता है कि मतलब उसका करंट का डायरेक्शन ऐसा है। लेकिन फिलहाल ये क्योंकि आगे वाला टॉपिक है जिसमें करंट का डायरेक्शन कैसे करना है, कैसे देखना है, ये उसमें है। तो फिलहाल मैं उसमें ज़्यादा नहीं समझा रहा हूँ, क्योंकि उसमें सब कुछ मैं बताऊंगा, डॉट कहाँ पे लगाते, कैसे लगाते, क्यों लगाते, ये भी जब मैं आइडियल ट्रांसफार्मर होकर समझाऊंगा उसमें बताऊंगा। लेकिन फिलहाल अपन को बस इतना देखना है कि जो ईएमएफ यहाँ पे इंड्यूस कैसे हो रहा है, उसका वर्किंग किस तरीके से हो रहा है, ये अपन को देखना है। तो यहाँ पे अपन को एक बात पता चले कि अगर इसका जो फ्लक्स होगा, इसका फ्लक्स प्रोड्यूस होने के लिए अगर इसमें करंट होगी तो सब कुछ पॉसिबल है। अगर करंट होना चाहिए तो उसके लिए अपन को यहाँ पे क्लोज सर्किट चाहिए। क्लोज सर्किट होने के लिए मैंने यहाँ पे छोटा सा लोड लगा दिया। लोड जैसे भी लगा तो उसमें यहाँ पे तो ईएमएफ था और लोड है, उसका खुद का कुछ इंपीडेंस होगा तो उसमें से करंट फ्लो होगी। ऑब्वियस से करंट फ्लो होगी तो वहाँ पे फ्लक्स आएगा, फ्लक्स की वजह से रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स आएगा। अब ये क्या करेगा, खुद इस सेकेंडरी वाइंडिंग का फ्लक्स जो उसको अपोज कर रहा था उसको क्या करने की कोशिश करेगा, उसको अपोज करने की कोशिश करेगा। और जैसे भी ये ऐसा हो गया तो इसमें क्या हो जाएगा, जैसे भी ऐसा हो गया तो इसमें डायरेक्टली जो अपन का मेन पर्पस था वो मेन पर्पस क्या कर जाएगा, सेटिस्फाई कर जाएगा। अब इसमें होगा क्या, देखिए अब इसमें होगा ये कि मतलब ये जो वाइंडिंग थी इसका जो इसके अक्रॉस में जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ था वो था E1, और ये जो वाइंडिंग थी इसके अक्रॉस में जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ था वो था E2। क्या था, E2 था, ठीक है। और सिमिलरली इसकी अगर मैं बात करूँ तो इसके नंबर ऑफ टर्न्स कितने थे, E1 के नंबर ऑफ टर्न्स थे N1, और E2 जो थे उसके नंबर ऑफ टर्न्स थे कितने, N2। इसके नंबर ऑफ टर्न्स कैसे थे, N2, ठीक है। अब E1 जो है इसके करस्पॉन्डिंग जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ था, इसका फॉर्मूला मैं इसके पहले लिखा था। जो E1 था इसके करस्पॉन्डिंग जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ था उसका फॉर्मूला था 4.44 5m n इंटू वॉट f। ये था आपके पास इसका फॉर्मूला, किसका, प्राइमरी का फॉर्मूला। क्या था, प्राइमरी का फॉर्मूला इस तरीके से था। सिमिलरली अगर मैं सेकेंडरी की बात करूं तो सेकेंडरी का क्या आ जाएगा, जो इसका था बस ऐसे ही आ जाएगा, बस n की जगह पे क्या आ जाएगा, ये n1 है, n1 की जगह पे आ जाएगा n2, और कुछ नहीं, क्योंकि फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ही तो है, और कुछ नहीं, ठीक है। इसका आ जाएगा 4.44 5m इंटू n2 मल्टीप्लाई बाय व्हाट f। ये आ जाएगा आपके पास क्या, सेकेंड। ये क्या आ जाएगा आपके पास, इक्वेशन सेकेंड। अगर मैं दोनों का रेशियो ले लूंगा तो दोनों का रेशियो लेने की वजह से क्या हो जाएगा, दोनों का अगर मैं रेशियो ले लूंगा तो E1/E2 आ जाएगा मेरे पास। क्या आ जाएगा, E1/E2। और दोनों का अगर इन दोनों का रेशियो ले लूंगा तो मेरे पास आ जाएगा N1/N2। क्या आ जाएगा, N1/N2। एंड दिस इज नथिंग बट व्हाट, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन ऑफ द ट्रांसफार्मर। तो देखिए जैसे मैंने E1/E2 = N1/N2, जैसे मैंने उसके वर्किंग प्रिंसिपल से मैंने इसको डिराइव किया। सिमिलरली अगर मैं करंट की बात करूँ तो करंट के लिए कैसे किया जा सकता है, देखिए करंट के लिए भी किया जा सकता है, लेकिन एक और कैसे किया जा सकता है। आपको पता है कि ट्रांसफार्मर की जो रेटिंग होती है दोनों साइड पे सेम होती है, kVA1 = kVA2, ठीक है। अगर ऐसा है तो दिस विल बिकम V1I1
इज इक्वल्स टू V2I2। मैं जितना भी समझाया था उसमें मैंने आपको रेजिस्टेंस ऑफ वाइंडिंग, लीकेज रिएक्टेंस ऑफ वाइंडिंग और कोर के पैरामीटर्स, फिलहाल ऐसा मैं बिल्कुल भी कुछ समझाया नहीं, तो ऑब्वियस से वहाँ से मैं ऐसा कंसिडर करके आपको बता रहा हूँ। फिलहाल यहाँ पे जो आपके पास V1 होता है ना, V1 इज इक्वल्स टू E1 होता है, और V2 जो होता है ये होता है आपके पास I2 के बराबर। ये सारे के सारे अगर देखा जाए, सॉरी ये जो होता है E2 के बराबर, ये सारे के सारे जो होते हैं ना आइडियल पैरामीटर। ये कैसे आइडियल पैरामीटर है वैसे अगर देखा जो आइडियली ऐसा होता है, प्रैक्टिकली ऐसा कभी होता नहीं है, पहले बता रहा हूँ क्या बोल रहा हूँ, प्रैक्टिकली कभी ऐसा होता नहीं है। इसीलिए तो जब आप मेजरमेंट पढ़ोगे तो उसमें करंट ट्रांसफार्मर एक सेपरेट टॉपिक पढ़ोगे, उसमें आपको देखने के लिए मिलेगा कि जो सिटी रेशो करके कुछ आता है, करंट का रेशो कभी सेम नहीं होता जैसा आप लिखते हैं। इवन EMF का जो रेशो लिखते हैं E1/E2, उसमें भी बहुत सारे कैलकुलेशन, मतलब उसमें टर्न्स रेशो जो तो उसके एरर्स आते हैं। खैर वो तो अपन का एरिया ऑफ इंटरेस्ट है फिलहाल, लेकिन बस मैं जो जितना डिस्कस किया उसके अकॉर्डिंग मैं आपको जितने पैरामीटर्स पढ़ाया उसके पैरामीटर्स में मैंने जो कुछ नॉन आइडियल पैरामीटर के जिसकी वजह से ये सही नहीं होता, प्रैक्टिकली देखा जाए तो दोनों कभी सेम नहीं होते, आइडियली दोनों सेम है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो ये आ जाएगा आपके पास E1I1 इज इक्वल्स टू E2I2, तो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा E1/E2 इज इक्वल्स टू I2/I1 इज इक्वल्स टू व्हाट, I2/I1, और E1/E2 दिस इज इक्वल्स टू व्हाट, दिस इज इक्वल्स टू N1/N2, दिस इज इक्वल्स टू व्हाट, N1/N2। इतना समझ में आ गया आपको, ठीक है। ये पूरा का पूरा जो मैं डिस्कशन कर रहा हूँ, इस डिस्कशन में मैंने आपको एक बात अच्छे से बता रखी है कि मैं लेंस लॉ को यहाँ पे कंसिडर कर रखा हूँ। अगर आपने लेंस लॉ को कंसिडर नहीं किया होगा तो माइनस साइन को कंसिडर करना पड़ता होता, तो माइनस साइन को कंसिडर करना पड़ते तो फिर भी आपके पास ये तो कैसे आता है, उसमें क्या चेंज होता है, ये तो फिर भी आप उसको अच्छे से फिलहाल तो मैनिपुलेट कर सकते हो। लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि अगर आप एक बार उसमें वहाँ पे कंसिडर कर लिए तो बार बार उसको कंसिडर करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ये अपन उसके वर्किंग प्रिंसिपल से फिलहाल जो पढ़े, बहुत इंपॉर्टेंट जो एक्सप्रेशन पढ़े, ये एक्सप्रेशन अपन उसके वर्किंग प्रिंसिपल पे बेस्ड देखा अपन ने। और वर्किंग प्रिंसिपल किसके ऊपर बेस्ड होता है, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, उसके ऊपर आपका वर्किंग प्रिंसिपल बेस्ड होता है, ठीक है।